हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है सभी फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो लोग सीए, सीएस या सीएमए का तैयारी कर रहे हैं। लॉ में आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। विद हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज का टॉपिक होने वाला है फ्री कंसेंट बिल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा ही नहीं जा सकता है, वो बेकार हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। और फ्री कंसेंट के एब्सेंस में तो यहाँ पे हो जाएगा वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल एग्रीमेंट ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे जो एग्रीड पार्टी है उसको एक चॉइस मिलता है कि क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है। इन सब सिचुएशंस में जहाँ पे फ्री कंसेंट एब्सेंट है वहां पे एग्रीड पार्टी यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके कहने के, उसके चॉइस के बेसिस पे या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, मेरा हर एक बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट होता क्या है, व्हाट इज कंसेंट, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो एक लैटिन एक्सप्रेशन है दोस्तों, कंसेंसस एट इडन, ठीक है। इसके तरफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले हाईलाइट करता है। कंसेंसस एट इडन का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग क्या सेम चीज को समझ करके, सेम थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेम सेंस। अगर सेम चीज को समझ करके, सेम ओपिनियन के साथ अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस देयर इज अ केस ऑफ कंसेंट। अगर सेम चीज समझा ही नहीं वो लोग, सेम लाइन में नहीं है, सेम पेज पे नहीं है वो लोग, तो इन दैट केस कंसेंट इज एब्सेंट, लीव अलोन फ्री कंसेंट। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी को समझाया, वो समझ गया इमली, ठीक है, और आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये इस सिचुएशन में फ्री कंसेंट तो बहुत दूर का बात है, कंसेंट ही नहीं, ठीक है। तो अगर कंसेंट ही नहीं है तो वो उस सिचुएशन में हम लोग उसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। अब कंसेंट सपोज है, मान के चलते हैं कि कंसेंट सपोज है, पर तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराया, धमकाया, किसी भी तरह का दबाव डाला और उस दबाव की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तब सवाल आता है कि क्या कंसेंट फ्री कंसेंट है। तो यहाँ पे हम लोग, मेरे सिचुएशन में मैंने जो एग्जांपल आप लोगों को दिया उस सिचुएशन में कंसेंट यहाँ पे फ्री कंसेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखिएगा इस पूरे के पूरे सिचुएशन को। कंसेंट इज सेड टू बी not free, consent is said to be not free, that is free consent is said to be absent in the following cases: coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। इन सब सिचुएशंस में कंसेंट को फ्री कंसेंट को एब्सेंट माना जाता है। मतलब इन सिचुएशंस में आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम लोग मान करके चलेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइडेबल हो चुका है। जो एग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके खिलाफ इन चीजों का प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है, उस व्यक्ति के कहने के ऊपर, उस व्यक्ति के चॉइस के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यानी कि ये बन जाएगा एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक एक करके डिस्कशन करें। कोर्शन, व्हाट इज कोर्शन? कोर्शन को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज द कमिटिंग और द थ्रेटनिंग टू कमिट any act which is forbidden under the Indian Penal Code। इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता जिसको कहा जाता है, जो हिंदी में भारतीय दंड संहिता है, उसमें एक लिस्ट ऑफ क्राइम्स है। जो क्राइम्स अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा मिलेगा, ठीक है, एज पर लॉ उसको सजा दिया जाएगा। तो जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, जिन पनिशेबल ऑफेंस का मतलब ऐसे दंडनीय अपराध
जिसके लिए आपको एक सजा का प्रावधान है, या तो आपको जेल में डाला जाएगा, आप जेल जाओगे, या फिर आपको यहाँ पे फाइन किया जाएगा, आपको आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर दोनों किया जाएगा, आप जेल भी जाओगे साथ में आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशंस में अगर ऐसा कोई कार्य को आपने कर दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, तो कोई पार्टी अगर दूसरे पार्टी के खिलाफ इस तरह का कोई इंडियन पेनल कोड में जिसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, ऐसा कोई कार्य को वो अगर कर देता है या करने का धमकी भी देता है, धमकी सिर्फ देता है, करता नहीं है, सिर्फ धमकी देता है, या उसके किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करके रख लेता है, he is unlawfully detaining somebody else's property। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी का प्रॉपर्टी को उठा करके बोला कि आज से ये प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरा हो गया, ठीक है, तुमको अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करने ही नहीं देंगे, तुमको आने ही नहीं देंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के आसपास, तो दिस इज अ केस ऑफ अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इलीगली किसी को थ्रेटनिंग देना, या वो किसी के खिलाफ इस तरह का बल का प्रयोग करना जिससे कि वो व्यक्ति डर जाए और डर के मारे वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में मजबूर हो जाए, ये सारे के सारे सिचुएशंस को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, और इसको हम लोग कोर्शन के केस में हम लोग लेकर के आएंगे अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कोर्शन का सिचुएशन आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। एग्रीड पार्टी मतलब जिसके खिलाफ बल का प्रयोग किया गया, जिसको डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, या किसी तरह से उसका अनलॉफुली उसके प्रॉपर्टीज को डिटेन करके रखा गया, उसके खिलाफ यहाँ पे ये केस बन जाएगा। मतलब वो जो है वो अगर एलेज करेगा कोर्ट में तो कोर्ट उसका बात को सुनेगा और वो दूसरे पार्टी को सजा तो देगा ही। कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये होगा कि अगर वो पार्टी कंपेंसेशन लेकर के, उचित मुआवजा लेकर के बोल रहा है कि माय लॉर्ड हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वाइड। एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोर्शन के केस में कौन कौन से सिचुएशंस को यहाँ पे लिया जा रहा है, किस किस तरह के पनिशेबल ऑफेंस के बारे में बात किया जाए। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। किडनैपिंग, ठीक है, किडनैपिंग करना, अगर कोई किसी को किडनैप किया या उसके लव्ड वंस को किडनैप किया, उसके फैमिली मेंबर्स को किडनैप किया, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर या फिर किडनैप करने का धमकी देता है कि अगर तुम उनको पैसा नहीं दिया, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो इन दैट केस तुम्हारा फैमिली मेंबर को किडनैप कर लिया जाएगा, इस तरह का धमकी दिया जा रहा है, तो दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ कोर्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, किडनैपिंग के बाद है डेकॉइटी या रॉबरी, आप बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में, रॉबरी, ठीक है, रॉबरी मतलब डकैती करना, ठीक है, जबरदस्ती किसी का प्रॉपर्टी को छीन के लाना, तो उसके मर्जी के खिलाफ रॉबरी करना या रॉबरी करने का धमकी देना। मर्डर, मर्डर और द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग टू कमिट मर्डर। कोई अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सपोज धमकी दे रहा है कि तुम अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो हम तुमको मार देंगे या तुमको तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को मार देंगे, तो इस तरह से बोलना वो क्या हो जाएगा? इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ कोर्शन। इसके अलावा, ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अभी समझाया। अनलॉफुल डिटेंशन मतलब किसी के मर्जी के खिलाफ किसी का प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, किसी के प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना और उसको यूज नहीं करने देना, तो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ कोर्शन। एक्सेट्रा मैं कर देता हूं क्योंकि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच पनिशेबल ऑफेंसेस। So all I want to say is that in the case of coercion, it must be a case of punishable offense. ठीक है, it must be a case of punishable offense as per the Indian Penal Code. Indian Penal Code के मुताबिक ये क्या होना चाहिए? एक punishable
ऑफेंस होना चाहिए। अगर किसी पनिशेबल ऑफेंस का करने का यहाँ पे धमकी दिया जा रहा है या करने का कोशिश किया जा रहा है या कर दिया जा रहा है तो इसको हम लोग कोर्शन के केस में हम लोग लेकर के आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में दोस्तों इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए अनड्यू इन्फ्लुएंस को, तो यहाँ पे दो पार्टीज होते हैं, ठीक है, टू पार्टीज है। उसमें से एक डोमिनेंट पार्टी होता है, डोमिनेंट पार्टी होता है, ठीक है, और दूसरा पार्टी, और ये जो पार्टी दूसरा पार्टी उसके मुकाबले में इंटीरियर पार्टी, मतलब एक व्यक्ति थोड़ा समाज में ताकतवर होता है, उसका काफी ज्यादा समाज में उसका पोजीशन हाई रहता है, चाहे वो पैसे के लिए पैसे के दम पे हो, चाहे वो समाज में अपना जो ओहदा है वो ज्यादा हाई ओहदे का व्यक्ति कोई हो, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, वो दूसरे पार्टी को काफी हद तक डोमिनेट करने का कोशिश करेगा, उसके इच्छाओं को उसको प्रभावित करने का कोशिश करता है और एक अनफेयर एडवांटेज लेता है दूसरे से। और ये जो डोमिनेंट पार्टी है वो दूसरे पार्टी के इच्छाओं को पूरी तरीके से डोमिनेट करने का कोशिश करता है। दूसरे पार्टी को सपोज कॉन्ट्रैक्ट करने का जरा सा भी इच्छा नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से उसको उसके आसपास माहौल क्रिएट किया जाता है कि बेचारा कोई और दूसरा रास्ता उसको नजर नहीं आता है, वो डोमिनेंट पार्टी को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, तो देयर मस्ट बी अ डोमिनेंट पार्टी। आप लोगों ने क्या देखा, दो सिचुएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी अ डोमिनेंट पार्टी, देयर मस्ट बी अ डोमिनेंट पार्टी। एक डोमिनेंट पार्टी का होना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, द डोमिनेंट पार्टी मस्ट dominate the will of the other party, the will of the other party, and obtain an unfair advantage, to obtain an unfair advantage, an unfair advantage। मतलब डोमिनेंट पार्टी यहाँ पे क्या 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 चीजों का जरूरत है अनफेयर अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में। यहाँ पे याद रखिएगा कोई कोर्शन नहीं हो रहा है, कोई किसी को डरा नहीं रहा है, धमका नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन हो रहा है जहां पे एक पार्टी अपने समाज में अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊंचे ओहदे पर वो अपने आप को लेके जाता है, या वो ऑलरेडी ऊंचे ओहदे पर होता है और वो इस सामाजिक पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके वो क्या करता है, वो दूसरे के विल को डोमिनेट करने का कोशिश करता है और एक अनफेयर एडवांटेज लेता है। यानी कि यहाँ पे दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी डोमिनेंट पार्टी, एक डोमिनेंट पार्टी का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, डोमिनेंट पार्टी मस्ट डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, ये भी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डोमिनेंट पार्टी का होना काफी नहीं है। अब किस तरह के सिचुएशन में ये एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां मिलेगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस वो सारी सिचुएशंस में कोर्ट मान लेगा कि एग्जिस्ट करता है whenever there is a fiduciary relationship, fiduciary relationship between the parties, between the parties, पार्टीज के बीच में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में अगर कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। व्हाट इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? फिड्यूशियरी वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन ट्रस्ट, बेस्ड अपॉन ट्रस्ट या फेथ। अगर कोई रिलेशनशिप विच इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट है या रिलेशनशिप एनी रिलेशनशिप विच इज बेस्ड अपॉन फेथ है, दैट इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। उस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कोई ना कोई पार्टी जरूर डोमिनेंट पोजीशन में होगा और दूसरा पार्टी जरूर इंफीरियर पोजीशन में होगा।
और जो डोमिनेंट पार्टी है वो जरूर क्या करेगा, वो अपने इंफीरियर पार्टी के विल को डोमिनेट करके एक अनफेयर एडवांटेज जरूर ले रहा होगा। अब मैं एक किन किन सिचुएशंस में इस तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, होने का पॉसिबिलिटी है, उसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी प्रेजेंट इन केसेस व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट। एक लॉयर और क्लाइंट के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चांसेस आर दैट कि यहाँ पे एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है और लॉयर क्या कर रहा है, उस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के जरिए क्लाइंट के क्या कर रहा है, क्लाइंट का जो विल है, जो इच्छा है, उसको डोमिनेट करके उससे एक अनफेयर एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के जरिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट सपोज कोई गलत काम किया होगा, कोई क्राइम किया होगा, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो या नॉन फाइनेंशियल क्राइम, ठीक है, और इसके बारे में उसको अपने लॉयर को बोलना होगा कि सर मैंने ये काम किया है। लॉयर क्या कर रहा है, अब लॉयर बोल रहा है कि ठीक है, अब अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो हो सकता है ये सब चीजों को मैं जो है कोर्ट में आपको बढ़िया तरीके से आपके लिए मैं जो केस लड़ रहा हूं उसमें डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आपको मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कस्टम जो क्लाइंट है उसको डर लग रहा है कि लॉयर जो चीज जान चुका है, मेरे हर चीज के बारे में उसको हम क्लियरली बता दिए हैं, कहीं वो क्या कर दे, इस चीज को अगर लीक आउट कर देगा तो मेरे को बाद में जाकर के प्रॉब्लम होगा। वो ये सब सोच करके क्या कर लिया, लॉयर के साथ इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बट बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। उस केस में वो अगर जाकर के कोर्ट में एलेज करता है कि सर यहाँ पे क्या एक्सरसाइज हुआ है, इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, वहां पे हो सकता है कोर्ट इस अनड्यू इन्फ्लुएंस को अगर साबित कर पाए वो, तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देगा उसके लिए। ठीक है, अच्छा, और किस किस सिचुएशन में हो सकता है, मैंने एडवोकेट एंड क्लाइंट के बारे में बोला, दैट इज लॉयर एंड हिज क्लाइंट। डॉक्टर एंड पेशेंट के केस में भी हो सकता है। डॉक्टर्स मान लीजिए कि सर्जरी कर रहा है, सर्जरी में कोई पेशेंट पार्टी को जाकर के वो सर्जरी के बाद वो बोला कि आपको आपके पेशेंट को और भी मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत है, और भी तमाम चीजों का जरूरत है, और एक सर्जरी करना पड़ेगा, जबकि वो सब सर्जरी एक्चुअली में हो सकता है नेसेसरी हो ही ना, लेकिन यहाँ पे क्या पेशेंट को मेडिकल टर्म्स के बारे में मालूम नहीं, ठीक है, क्या पेशेंट्स को ये पता है कि डॉक्टर ये सब चीज जो है अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पेशेंट को कंप्लीटली रिलाई करना पड़ता है अपने डॉक्टर के ऊपर। तो जब पेशेंट कंप्लीटली रिलाई करता है अपने डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर अगर इस पोजीशन का गलत एडवांटेज लेकर के पेशेंट के साथ या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और गलत तरीके से पैसा ऐंठने का कोशिश करता है या प्रॉपर्टी एक्वायर करने का कोशिश करता है, तो इन दैट केस इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, एक तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस मानेंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन, मैंने बोला इट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड हिज लॉयर, बिटवीन अ पेशेंट एंड हिज डॉक्टर। इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन केसेस व्हेन देयर इज अ गुरु एंड हिज शिष्य, यानी कि डिसाइपल और गुरु के बीच में भी, ठीक है, जो आज के डेट में आप देखिएगा बहुत सारे बाबा लोगों को बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं, तो जो बाबा लोग हैं उन लोगों का बहुत सारे देखिएगा डिसाइपल्स होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। अगर बाबा लोग ऐसे भी समाज में बहुत ही ज्यादा वो लोग ताकतवर पोजीशन में होते हैं, हजारों करोड़ों का संपत्ति वो लोग बना करके रखे हुए होते हैं, तो बहुत समय देखा गया है कि वो लोग इस पोजीशन का गलत एडवांटेज लेकर के अपने शिष्य लोगों को वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों की इच्छाओं को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंस करना मतलब प्रभावित करना, गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उनके मस्तिष्क को। तो इसको हम लोग एक क्लियर कट केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मैंने आपको 3 सिचुएशन दिया, लॉयर क्लाइंट, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट, और बाबा यानी कि जो स्पिरिचुअल गुरु एंड हिज डिवोटी। ये सब सिचुएशंस में यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे भी डोमिनेटिंग पार्टी होगा, वहां पे इस तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का काफी ज्यादा चांसेस रहेगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों फ्रॉड। तो व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। फ्रॉड क्या होता है?
any willful misrepresentation of fact for the purpose of entering into a contract with another party such that जो अदर पार्टी है उसको कंसील किया जाए, उससे ट्रूथ को छुपाया जाए और उसको क्या किया जाए, उसको एंटाइज किया जाए, उसको ग्रसित किया जाए, उसको एक भ्रम में डाल दिया जाए ताकि वो उस भ्रम के जरिए वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एक भ्रम क्रिएट करना, तो उसको हम लोग यहाँ पे फ्रॉड बोलेंगे। तो व्हाट इज फ्रॉड? शॉर्ट में अगर बोले जाए, बहुत ही शॉर्ट में, एनी विलफुल misrepresentation of facts के साथ, किसी घटना के फैक्ट्स के साथ छेड़खानी करना, किसी घटना के फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करना ताकि दूसरों को एक भ्रम हो जाए, दूसरों को सच्चाई पता ना चले और दूसरों को एनी अदर एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव, या फिर कोई अदर एक्ट और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, जो एक छल करना है, किसी के साथ छल करना, ठीक है, ताकि दूसरा व्यक्ति उसके साथ क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर ले, उसको हम लोग यहाँ पे फ्रॉड का दर्जा दे रहे हैं। फ्रॉड अगर होता है तो अगेन यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है देखिए। फ्रॉड के केस में मैं आपको जो सीएमए का स्टडी मटेरियल क्या कह रहा है, इससे मैं कुछ लाइंस मैं कोट करके आपको ये करना चाहता हूँ। आप लोगों के सामने, आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन में, फोन के स्क्रीन में, या जो भी डिवाइसेज आप लोग यूज कर रहे हैं उसके स्क्रीन में आप लोग ये पॉइंट्स आप लोग देख पाइएगा। मैं इसको पुट अप कर दूंगा। तो फ्रॉड के केस में देखिए, हाँ, ये जो पेज है जहां से मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, पेज नंबर 48 है दोस्तों, सीएमए का स्टडी मटेरियल पेज नंबर 48 में आप लोग देखिएगा। फ्रॉड इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 17। तो यहां पे बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 17 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक है, कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइवेंस और बाय हिज एजेंट with intent to deceive the another party thereto or his agent or to induce him to enter into an contract। मतलब एग्जैक्टली वही चीज जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे फ्रॉड बोल रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के यहाँ पे सुनाया। यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब जो पार्टी फ्रॉड कर रहा है उसको सच्चाई मालूम है, लेकिन सच्चाई मालूम होने के बावजूद वो दूसरे को गलत फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट कर रहा है ताकि दूसरे को सच्चाई पता ना चले और उसको भ्रम पैदा हो उसके मन में। नंबर 1। नंबर 2, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। मतलब जानबूझ करके सच्चाई को छुपाना, सच को छुपाना, सत्य को छुपाना, तो उसको हम लोग यहाँ पे अगेन फ्रॉड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। प्रॉमिस अगर कोई किसी को करता है, किसी को वादा करता है बिना इस इंटेंशन का कि उसको परफॉर्म करेगा, बस ऐसे ही वादा कर दिया, ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, और उसके मन में कोई इंटेंशन नहीं है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का, वंस अगेन इट इज अ केस ऑफ क्लासिक केस ऑफ फ्रॉड। Then any other act which is fitted to deceive, जो मैंने आपको बताया, any other act which is fitted to deceive, दूसरों के साथ छल करने के लिए कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उसको फ्रॉड के कैटेगरी में लाया जाएगा। Any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent, कोई भी ऐसा कार्य जिसको कानून जिसको फ्रॉडुलेंट मानता है उसको हम लोग यहाँ पे फ्रॉड के कैटेगरी में शामिल करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि क्या चुप रहना फ्रॉड है? मियर साइलेंस डज इट अमाउंट टू फ्रॉड? मतलब सपोज करिए कि कोई आपसे कुछ सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में, ठीक है, आपका राय जानने का कोशिश किया, या आपसे जेन्युइनली कोई चीज के बारे में सब पूछने का कोशिश किया, जानने का कोशिश किया, आप कुछ नहीं बोले, आप चुप रहे, तो क्या इसको फ्रॉड के बराबर का दर्जा दिया जा सकता है? मियर साइलेंस डज इट अमाउंट टू फ्रॉड? आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं है,
until and unless it is a question of physical safety and security of that particular person, जब तक ये फिजिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल नहीं आ रहा, जब तक कि ऐसा साबित नहीं हो जाता है कि साइलेंस हैज अमाउंटेड टू फ्रॉड, मियर साइलेंस, जहां पे साइलेंट रहना आपका ड्यूटी नहीं था बल्कि स्पीच देना आपका ड्यूटी था, जबकि बोलना आपका ड्यूटी था, फर्ज था आपको सच्चाई बताना, सच्चाई को उजागर करना, जहां पे जरूरी था, जिन जिन हालातों में, वहां पे अगर आप चुप रहे तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इट विल बी अ क्लासिक केस ऑफ फ्रॉड। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कार बेचना चाहा, मिस्टर वाई पूछा कि ये कार का ब्रेक वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है ना भैया, तो वो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा, ठीक है। तो मिस्टर वाई उससे कार खरीद लेता है, फिर वो जब कार लेकर के जा रहा होता है उस समय ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता है कि मिस्टर एक्स को बताना चाहिए था कि उसका कार का ब्रेक फेल, इतना बड़ा बात क्या उसको छुपाना चाहिए था? नहीं छुपाना चाहिए था। मिस्टर वाई जब बोला, पूछा उससे, तो वहां पे मिस्टर एक्स को क्लियरली बोलना चाहिए, क्योंकि ये मिस्टर वाई का फिजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सवाल था, उसका क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ का सवाल था। वहां पे साइलेंट ना रह करके वहां पे बोलना ही उसका फर्ज था, उसको अपना जो भी उसको पता था अपने कार के बारे में, तो उसको बोलना उसका फर्ज था। जब तक ये सिचुएशन नहीं होगा तब तक मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो साइलेंस, मियर साइलेंस विल आल्सो अमाउंट टू फ्रॉड, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बस एक ही छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रॉड के केस में मैंने क्या लिखा है, एनी बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, वो यहाँ पे फ्रॉड है। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन को आप चेंज करो, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन को छोड़ करके अगर नॉर्मल मिसरिप्रेजेंटेशन होता क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब सजेशन ऑफ अ फैक्ट, ठीक है। अगर फ्रॉड के केस में यही सजेशन ऑफ अ फैक्ट है, तो वहां पे वो सजेशन ऑफ अ फैक्ट के केस में जो पार्टी ये सजेशन दे रहा है वो खुद मानता है कि ये सही है, और दूसरे केस में मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में जो व्यक्ति फैक्ट्स को बताता है उसको लग रहा है, उसको वो बिलीव कर रहा है कि वो जो कुछ बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वो सही नहीं, वो एक्चुअली में गलत है, इसके बारे में उसको खुद को ही पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए इंडिया और किसी और कंट्री का कोई क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, कोई व्यक्ति कि उस मैच को मतलब पूरा नहीं देख पाया, ठीक है। मान लीजिए कि एक जो इंडिया जो है वो सपोज हार रहा था, मान के चलिए क्रिकेट में वो हार रहा था, उस समय करंट कट जाता है, उसको लगा कि अरे यार मैच तो गया, ये तो ऐसा सिचुएशन में पहुंच गया, तो जीत ही नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, दूसरा आदमी उसको बोला, उससे पूछा कि यार ये बता कि मैच कौन जीता, ठीक है। मैच तो उसको लगा था कि इंडिया हार जाएगा, तो उसने बोल दिया कि इंडिया तो हार गया होगा, ठीक है। वो तो बिलीव कर रहा था क्योंकि सिचुएशन ऐसा था जिससे उसको लगा था कि इंडिया हार जाएगा। लेकिन हो सकता है लास्ट बॉल में छक्का मार दिया होगा इंडियन कोई प्लेयर, या हो सकता है कोई बहुत जबरदस्त करिश्मा हो गया होगा, तो इसकी वजह से इंडिया बाद में मैच हो सकता है जीत गया होगा, इसके बारे में उसको पता ही नहीं होगा। तो दूसरा पार्टी अगर ये सब सुन करके अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे इट इज जस्ट अ सिचुएशन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो बोलने वाला पार्टी है उसको खुद ही सच नहीं पता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फ्रॉड एक पनिशेबल ऑफेंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में इसको इंडियन पेनल कोड में ये शामिल नहीं होगा, ये पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर्ड नहीं होता है। सेकेंडली, मिसरिप्रेजेंटेशन में जो व्यक्ति मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसके मन में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि दूसरे से छल किया जाए, दूसरे को डिसीव किया जाए, और या फिर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया जाए, ऐसा कोई भी सिचुएशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग फ्रॉड मानेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको मिसरिप्रेजेंटेशन मानेंगे। इसके बाद मिस्टेक देखिए दोस्तों, मिस्टेक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस्टेक को अलग अलग कैटेगरीज में डालता है, मिस्टेक एज टू फैक्ट, मिस्टेक एज टू लॉ। मतलब अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है एज टू फैक्ट, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, और अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक एज टू लॉ कर रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। मैं एक टेबल के जरिए आपको अभी तुरंत इसको समझाने वाला हूं।
अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिस्टेक के बारे में। दोस्तों मिस्टेक आप लोग देख सकते हैं, मिस्टेक को मैंने दो हिस्सों में मैंने बांटा है, मिस्टेक एज टू फैक्ट एंड मिस्टेक एज टू लॉ। फैक्ट मतलब कोई घटना को लेकर के इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने क्या रेड कलर का ड्रेस पहना या ब्लैक कलर का ड्रेस पहना, ये एक फैक्ट। तो फैक्ट मतलब क्या घटना घटा उसको एग्जैक्टली उस चीज को बताना, उस इंफॉर्मेशन को देना, दैट इज अ फैक्ट। उसको लेकर के कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, या कभी कभी लोगों को लॉ के बारे में पता नहीं होता है सही तरीके से, उसको लेकर के मिस्टेक होता है। तो मिस्टेक एज टू लॉ को हम लोग दो हिस्सों में बांटे हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ का मतलब है कि आपको, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने समय या करने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि इंडियन लॉ का कोई भी भारतीय कानून, वो कोई भी कानून हो सकता है, उसके बारे में उसको सही जानकारी नहीं था। अगर सही जानकारी होता तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करता कभी भी। तो ऐसा सिचुएशन में क्या इसको वो एज एन एक्सक्यूज कोर्ट में बोल सकता है, कोर्ट में जाकर के वो बोल सकता है क्या कि सर हमको भारतीय कानून के बारे में मालूम नहीं था, हमसे गलती हो गया, हमको अगर सही चीज का, सही कानून का जानकारी होता तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करता, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी करता ही नहीं। तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे माय लॉर्ड क्या कर दीजिए, आप इसको खारिज करवा दीजिए, आप इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दीजिए। तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत के कानून के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान करके चला जाएगा कि अगर आपको भारत के कानून के बारे में जानकारी नहीं था तो आप एक लीगल असिस्टेंस किसी से ले सकते थे, कोई वकील के पास आप जा सकते थे, आप उससे जाकर के पूछताछ कर सकते थे, आप उसके बारे में उससे सही जानकारी आप ले सकते थे कोई एक्सपर्ट से। लेकिन आप अगर किसी भारतीय कानून को लेकर के आप अगर ये बोल रहे हो कि नहीं सर हमको नहीं मालूम था ऐसा चीज, तो इस ग्राउंड पे इसको आप एक्सक्यूज करवाना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो आई एम सॉरी, इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। कोर्ट के मुताबिक इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई छूट नहीं है। एक्सक्यूज का मतलब आप इसको अवॉइड, आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर पाओगे इस ग्राउंड पे, आपको छूट नहीं मिलेगा किसी भी तरह का, आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनवा पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का फॉरेन लॉ का कोई इम्प्लीकेशंस है और उन फॉरेन लॉज के बारे में आपको सबको सही जानकारी नहीं है, इस ग्राउंड पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवाना चाहते हो, इस ग्राउंड पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो कि आपको फॉरेन लॉ का जानकारी नहीं था, उससे रिलेटेड जानकारी नहीं होने, जानकारी के अभाव में आपसे मिस्टेक हो गया। So can it be considered as an excuse by the courts? Yes, it can be considered as an excuse because courts ये मान करके चलता है कि इंडियन लॉ के बारे में जानकारी होना कंपलसरी है, बट फॉरेन लॉ के जानकारी होना या ना होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जानकारी होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता था, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड एक्सक्यूज फॉर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए एक वैलिड ग्राउंड है, ये कोर्ट मानेगा। तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अगर ये एक एक्सक्यूज है तो डेफिनेटली कोर्ट आपका बात को मान करके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, खारिज करवा सकता है। नेक्स्ट, मिस्टेक एज टू फैक्ट। मिस्टेक एज टू फैक्ट का मतलब है, यहाँ पे जो मिस्टेक एज टू फैक्ट है इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए, बाइलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनि वर्ड का मतलब होता है वन पार्टी, सिर्फ एक पार्टी को भ्रम हुआ, सिर्फ एक पार्टी से गलती हुआ, सिर्फ एक पार्टी को समझने में दिक्कत हुआ, दूसरा पार्टी वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड, उसको कोई भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद क्या वो पार्टी ये बोल सकता है कि नहीं सर हमसे गलती हो गया, हम तो कॉन्ट्रैक्ट को समझ ही नहीं पाए, हमसे मिस्टेक हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवा दीजिए? आंसर इज नहीं। सिर्फ एक पार्टी को अगर मिस्टेक हुआ था, दूसरा पार्टी अगर वेरी क्लियर इन हिज माइंड था सब चीज को लेकर के, तो इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। बट जब दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो गया, बाइलैटरल मिस्टेक हो गया रिगार्डिंग समथिंग, तो तब कानून क्या कहता है, तब
हम लोग लॉ को फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी दो हिस्सों में वो लोग बांट रहे हैं। बाइलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर का मतलब जिस चीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपना कार बेचना अगर चाहता है तो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द कार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सपोज गुड़ बेचना चाहता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है दोस्तों? गुड़ यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है। सपोज जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था एक्स को और वाई को इस बात का जानकारी था ही नहीं कि एक्स के गोडाउन में जो गुड़ पड़ा हुआ है उसको चींटी आकर के ऑलरेडी क्या कर चुका है, उसको खराब कर चुका है, उसको खा गई है। तो इन दैट केस गुड़ का यहाँ पे जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वही डिस्ट्रॉयड हो चुका था। अगर ऐसा सिचुएशन है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज द सब्जेक्ट मैटर वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। द सब्जेक्ट मैटर वाज already destroyed or damaged without trace, or it was damaged beyond the point that it could be rendered, it could be considered as of merchantable quality। merchantable quality से भी ज्यादा खराब सिचुएशन में पहुंच चुका था, merchantable quality का में आप वो नहीं था, तो उस ग्राउंड पे आप कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवा सकते हो। तो मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर के केस में, सब्जेक्ट मैटर के केस में किस किस ग्राउंड पे इसको अवॉइड करवाया जाएगा? सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस ना होना, सब्जेक्ट मैटर का आइडेंटिटी को लेकर के कंफ्यूजन, सब्जेक्ट मैटर का क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप, ये सारे चीजों को लेकर के अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इट विल बी अ वैलिड ग्राउंड कि हम लोग मान सकते हैं कि मिस्टेक जो है वो एक वैलिड मिस्टेक है और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग अवॉइड करवा देंगे पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट। अगर मिस्टेक है रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब स्टार्टिंग में आपको लगा था कि पॉसिबल है परफॉर्मेंस करना, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस करना आपके लिए संभव है, इस ग्राउंड पे आपने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बट बाद में आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार सिचुएशंस तो अब चेंज हो गया है, अब तो हमको ये कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका हमको कोई दे ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट हमको अलाउ ही नहीं कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो जो नेसेसरी सिचुएशंस चाहिए मेरे लिए, तो अब इस सिचुएशंस को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा आपको लग रहा है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया है तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकते हो? बिल्कुल आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट विल अगेन बिकम वॉइड, यानी चाहे उसका फिजिकल परफॉर्मेंस उसका पॉसिबल ना हो या लीगल परफॉर्मेंस उसका पॉसिबल नहीं हो, यानी लीगली अगर चीजों को बैन कर दिया गया है तो भी यहाँ पे इस चीज को हम लोग एक वैलिड मिस्टेक मानेंगे। मैं क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए मिस्टर एक्स मेडिसिन को लेकर के डील करता है, मिस्टर एक्स ने एक कस्टमर मिस्टर वाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ सर्टेन मेडिसिन, स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय ऐसा मेडिसिन का सप्लाई करना पूरी तरीके से वैलिड था, पूरी तरीके से अलाउड था। बाद में गवर्नमेंट ने इस तरह के मेडिसिन को जो मिस्टर एक्स डील करता है उस तरह के मेडिसिन को डील करने को लेकर के बैन लगा दिया। तो गवर्नमेंट जब बैन लगा देगा, क्या मिस्टेक, क्या ये मिस्टर एक्स का ये गलती है? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन लगाया गया। एक्स को लगा कि ये पॉसिबल होगा परफॉर्मेंस करना, बट बाद में ड्यू टू सर्टेन लीगल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बैन एटसेट्रा, इट इज नॉट राइट नाउ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सप्लाई दोज मेडिसिन टू मिस्टर वाई। तो क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ? वो कॉन्ट्रैक्ट सीधी सीधी क्या हो जाएगा, वॉइड बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि मिस्टेक यहाँ पे दो किस्म के हो सकते हैं, मिस्टेक एज टू फैक्ट, मिस्टेक एज टू लॉ। मिस्टेक एज टू लॉ को फिर दो पार्ट में बांटा जा रहा है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इट इज एन एक्सक्यूज एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void। अच्छा, mistake as to fact, unilateral, bilateral. In case of unilateral mistake, contract will not become void, it will remain valid. In case of bilateral mistake, further दो parts में हम लोग इसको बांटेंगे, mistake of subject matter, mistake of subject possibility of performance. In both the cases, it will completely become void. तो having said that, आज का वीडियो मैं इतना ही छोड़ना चाहता हूँ।
प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।